नमस्कार। आप सभी का इस सेशन में स्वागत है। सर्वप्रथम प्रज्ञा योग अलायंस का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने इस प्रकार का आयोजन रखा और इस प्रकार के आयोजन से जो लोगों को बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। आज हम जिस विषय पे चर्चा करेंगे वो है इफेक्ट ऑफ योग ऑन रेस्पिरेटरी डिसफंक्शंस। जब हम इस विषय की चर्चा करते हैं तो दो तीन चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने आती हैं। सबसे पहले इस विषय को शुरू करने से पहले हम जानेंगे कि रेस्पिरेटरी फंक्शंस क्या हैं और रेस्पिरेटरी फंक्शंस जो हैं वो फिजियोलॉजिकली चेंज कैसे होते हैं या उनमें कोई एलिमेंट कैसे आता है, और उसके बाद हम विभिन्न योगिक टेक्निक्स द्वारा उन डिसफंक्शंस को कैसे काउंटर कर सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। हम सभी जानते हैं कि ब्रीदिंग जो है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कह सकते हैं श्वसन है, ब्रीदिंग है, और इसके सही रूप से संचालन के लिए हमारी बॉडी में एक रेस्पिरेटरी सिस्टम दिया हुआ है। यह रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारी नेजल जिनको हम कहते हैं वहाँ से स्टार्ट होता है और हमारे लंग्स तक जाता है। जब हम ब्रीदिंग की बात करते हैं तो यहाँ सामान्य रूप से ब्रीदिंग का तात्पर्य है श्वास लेना और छोड़ना। इस पूरी प्रक्रिया में अगर हम एनाटॉमिकली देखें तो हमारा श्वसन तंत्र जो है उसमें कुछ महत्वपूर्ण पार्ट्स हैं, जैसे हमारा नॉस्ट्रिल है और उसके बाद ये जो पूरी नेज़ल कैविटी है, उसके बाद हमारा लेरिंग्स है, फेरिंग्स है, ट्रेकिया है, ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स है, और उसके अंदर छोटे छोटे लास्ट में जो एल्वियोली जिन्हें हम वायु प्रकोष्ठ कहते हैं वो हैं। ये सारा जो ऑर्गन्स हैं ये मिलकर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का निर्माण करती हैं, और हम जो श्वास ले रहे हैं वो एकदम शुद्ध और बिना किसी भी प्रकार के फॉरेन एलिमेंट के पहुँचे, इसको सुनिश्चित करने के लिए ही हमें ये पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम दिया हुआ है। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की फिजियोलॉजी देखें तो हमारी नेजल कैविटी से शुरू होता है, और यहाँ जो नेजल कैविटी है इसके दो मेजर फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन जो है वो है कि जो भी एयर हम इनहेल कर रहे हैं उस एयर में जितना भी फॉरेन पार्टिकल्स है, चाहे वो डस्ट पार्टिकल है, चाहे वो किसी भी प्रकार के स्मॉल पार्टिकल्स हों या कोई फॉरेन मटेरियल हो, किसी भी प्रकार की कोई इन्फेक्शियस मटेरियल हो, उसको रोकने के लिए फर्स्ट काम उसको रोकना है। तो उसको रोकने के लिए हमारे जो नेज़ल कैविटी है उसमें दो इम्पोर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं। कुछ हेयर्स दिए हुए हैं जिनमें जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो फंस के रुक जाएंगे,
और उसके साथ साथ हमारे एक बहुत बड़ी म्यूकस मेम्ब्रेन दी हुई है जो रेगुलर म्यूकस का सिक्रीशन करती रहती है। और ये म्यूकस मेम्ब्रेन से सिक्रेट हुआ जो म्यूकस है वो जितने भी ये पार्टिकल्स वगैरह हैं एयर में उन सबको अपने पास चिपका के रख लेता है और हवा को जो है वो शुद्ध करने का कार्य करता है। सेकंड जो मेजर वर्क है हमारी नेजल कैविटी का वो है एयर के टेम्परेचर को मेंटेन करना। हवा जो हमारे देखिए हमारे जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट में आप जानते होंगे कि टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। कभी ठंडा हो जाता है टेम्परेचर, कभी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है हवा। तो उस जो एयर हम इनहेल कर रहे हैं उस एयर को बॉडी टेम्परेचर तक पहुंचाने में भी इस नेजल कैविटी में उपस्थित जो म्यूकस मेम्ब्रेन है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो दो इसके यहाँ फंक्शन हो गए, फर्स्ट है क्लीनिंग ऑफ एयर और सेकंड हो गया आपका टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ इनहेल्ड एयर। तो इसके बाद जो हवा जो आगे पहुंचती है फेरिंग्स में पहुंचती है वहाँ भी टेम्परेचर मेंटेन होता है। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, एयर का टेम्परेचर जो है हमारे बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा चेंज है, तो उस कंडीशन में फेरिंग्स भी यही काम करेगी कि उस बॉडी टेम्परेचर के इक्विवेलेंट उस एयर के टेम्परेचर को लेके आएगी। और वहाँ भी उपस्थित जो छोटे छोटे अभी हवा में कुछ जो पार्टिकल बच गए थे तो वहाँ उपस्थित जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो वापस उनको वहाँ कैच करने की कोशिश करता है। इसके बाद एयर जो है वो हमारे ट्रेकिया में पहुँचती है, विंड पाइप जिसको आप कहते हैं। और यहाँ दो इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होती हैं। यहाँ एक सीलिएटेड टिश्यू पाए जाते हैं जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, और सेकंड बहुत मोटी म्यूकस की मेम्ब्रेन जो है वो पूरे ट्रेकिया में दी हुई है। तो ये दोनों भी सेम वही फंक्शन कर रही हैं कि अगर अभी भी कोई बचा हुआ पार्टिकल या बचा हुआ कोई फॉरेन एलिमेंट या कोई इन्फेक्शियस थिंग जो है वो अगर हमारे नाक से और फेरिंग से बच के निकल भी जाए तो ट्रेकिया उसको वहाँ रोकता है और ये जो सीलिएटेड हेयर्स हैं कि उसको वापस बाहर रिफ्लेक्स एक्शन द्वारा या रिफ्लेक्स करके वापस बाहर निकाल देते हैं। और इस रिफ्लेक्स को जो सीलिया का रिफ्लेक्स होता है उसी के कारण हमें खांसी जो है वो आती है, खांसी या छींक जिसको आप बोलते हैं वो आती है। और उसके साथ साथ यहाँ बहुत मोटी म्यूकस मेम्ब्रेन है। वो म्यूकस मेम्ब्रेन और भी कुछ अगर पार्टिकल वगैरह है उस एयर में तो उसको अपने साथ चिपका के रख लेते हैं और उसको हमारे लंग्स के अंदर पहुंचने से रोकते हैं। इसके बाद अगला जो पार्ट आता है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स जो है वो एक फ्लेक्सिबल विंड पाइप जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं, वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होते हैं और उनका काम जो है वो हवा को रास्ता देना है अप टू द एल्वियोलाई। एल्वियोलाई तक हवा को रास्ता देते हैं वो पहुंचने के लिए। इनमें फ्लेक्सिबिलिटी है, ये हल्का सा जब हम श्वसन लेते हैं, सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो अकॉर्डिंग टू आवर बॉडी रिक्वायरमेंट वो हल्का सा फैल सकते हैं, हल्का सा सिकुड़ सकते हैं। इसी प्रकार से ये जब श्वास जो है जब ये हमारे एल्वियोलीज तक पहुंचती है, वायु प्रकोष्ठ तक पहुंचती है, तो वहाँ मौजूद जो ब्लड कैपिलरीज है, एल्वियोलीज एक आप ऐसे समझिए हवा के चैम्बर्स हैं, बड़े बड़े गुब्बारे जैसी संरचनाएं हैं, और उन एल्वियोलीज के चारों तरफ जो है वो छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज लगी रहती हैं। और ये वो स्थान है जहाँ गैसियस एक्सचेंज, फर्स्ट गैसियस एक्सचेंज होता है। जो हमारे ब्लड वेसल्स है उसमें जो अभी कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है वो एल्वियोलीज में आ जाती है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ दैट पार्शियल प्रेशर, और वहाँ एल्वियोलीज में उपस्थित जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसफर हो जाती है हमारे ब्लड में, और अब ब्लड जो है हमारा, तो ये जो हमारे एल्वियोलीज है ये भी बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, इनकी
वॉल्स जो है वो मसल्स हैं उनमें, तो वो बहुत इजीली फैल सकते और सिकुड़ सकते हैं। जब हम श्वसन की बात कर रहे हैं तो एक और तंत्र जो है श्वसन के साथ जुड़ा हुआ है, वो है हम जो श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं उसके लिए जो जिम्मेदार सिस्टम है वो है हमारा जो मस्कुलर सिस्टम है। ब्रीदिंग के लिए 3 इम्पॉर्टेंट मसल्स जो हैं वो जिम्मेदार होती हैं। फर्स्ट जो हम जिनको क्लेविकुलर मसल्स कहते हैं, कॉलर बोन के साथ जुड़ी हुई मसल्स हैं। सेकंड जो है वो हमारी रिब्स के साथ जुड़ी हुई है जिन्हें हम इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। और थर्ड जो है वो लोअर पार्ट जो है उसके साथ जुड़ा हुआ डायफ्राम है, जो हमारे चेस्ट के जो ऑर्गन्स हैं और जो हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं उनको सेपरेट करने का भी काम करता है। और ये एक बहुत बड़ा मसल स्ट्रक्चर है जो हमारे रेस्पिरेशन में भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब ये तीनों की तीनों मसल्स, जब आउटर मसल्स जो हैं वो जब कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो हम देखते हैं कि कंधे हल्के से ऊपर की तरफ जाते हैं, सीना बाहर आता है और डायफ्राम जो है वो इस पोजीशन से सीधा हो जाता है, नीचे की तरफ जाता है, जिसके कारण से एक लो प्रेशर एरिया या कहें एक वैक्यूम बन जाता है। और उस वैक्यूम को फिल करने के लिए हवा जो है वो हमारे नाक से होते हुए और हमारे एल्वियोलीज तक पहुंच जाती है, और ये वो एल्वियोलीज वो जगह होती है जहां जाके वो एयर फिल हो जाती है। और इसी का अपोजिट जब इंटरनल ऑल 3 मसल्स जो हैं वो जब सिकुड़ती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, तो एक दबाव इस लंग पे आता है पूरी पे, और उसके कारण हवा जो है वो एल्वियोलाइज से निकलकर और नाक के द्वारा बाहर आ जाती है। तो ये पूरा मैकेनिज्म है जिस मैकेनिज्म से हम श्वास लेते और छोड़ते हैं। 2 चीज़ें आपको हमेशा, अगर आप योग के विद्यार्थी हैं तो आपको ध्यान देना चाहिए। इसी प्रोसेस में जो है वो सारे बेनिफिट्स छुपे हुए हैं। जो भी हम योगिक एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, प्राणायाम करते हैं, कोई योगिक क्रियाएं करते हैं, आसन करते हैं, उन सब के बेनिफिट्स जो हैं वो इस पूरे सिस्टम की फिजियोलॉजी में ही छुपे हुए हैं। जैसे ही हम कोई भी श्वसन क्रिया करेंगे तो उस श्वसन क्रिया में हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग मसल्स होनी चाहिए, फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट है। और सेकंड जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है कि जो रास्ते से श्वास जो है वो हमारे एल्वियोलीज तक पहुंच रहा है वो बिल्कुल हेल्दी होना चाहिए। और इसके साथ साथ हमारे जो पूरा ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके साथ साथ कुछ जितने भी इन्फेक्शियस थिंग्स जो हमारे एयर के साथ जा रही है उनको काउंटर करने के लिए भी बहुत सारी हमें कहते हैं कि सेफ्टी फीचर्स जो हैं वो हमारे इस सिस्टम के साथ अटैच की हुई है। तो अब ये हो गया एक जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम बात करते हैं डिस्फंक्शंस किनको कहेंगे। देखिए इसमें 2-3 चीज़ें हैं। फर्स्ट तो है हमारा कि फिजियोलॉजी, कि जब हम श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं तो ये जो कार्य है ये पूरा अच्छी तरह से हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें जिम्मेदार हैं। लेकिन मुख्य रूप से हम कहें कि हमारी जो लंग्स की कैपेसिटी है वो कितनी है और क्या हम अपनी पूरी लंग्स की कैपेसिटी को यूज़ कर पा रहे हैं। लंग्स की कैपेसिटी से यहाँ मेरा डायरेक्ट जो कहने का तात्पर्य वो है हमारे एल्वियोलीज की क्षमता से, कि हमारे एल्वियोलीज कितने फैलकर हवा को अपने अंदर समा सकते हैं और वो कितनी अच्छी तरह से सिकुड़ कर पूरा का पूरा हवा जो है वो बाहर की तरफ निकाल पा रहे हैं। तो ये फिजियोलॉजी में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ये डिस्फंक्शन हो गया हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का। सेकंड, हमारे जो ब्रीदिंग मैकेनिज्म में काम आने वाली जो मसल्स हैं, ये मसल्स जो हैं ये कितना एफिशिएंटली वर्क कर पा रही हैं। अगर ये मसल्स बहुत अच्छी तरह से वर्क कर पाएंगी तो
जो फैलने और सिकुड़ने का सिस्टम जो एल्वियोलीज का है वो पूरा अच्छी तरह से परफॉर्म हो सकेगा। अगर एल्वियोलीज स्वस्थ है तो हमारी ये जो मसल्स हैं इन्हीं की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि हमारा कितना हवा हम अंदर ले सकते हैं, कितना एफिशिएंटली हम हवा को बाहर निकाल सकते हैं। दूसरा जो इसका इम्पोर्टेंट डिस्फंक्शंस में माने तो वो होता है इन्फेक्शन। जैसे इन्फ्लुएंजा है, उसके बाद आजकल बहुत सारे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के बारे में आप सुन रहे होंगे, और जो कॉमन एग्जांपल फ्लू है। फ्लू में जैसे बहुत दिन पहले H1N1 का आपने नाम सुना होगा, जिसे स्वाइन फ्लू हम बोलते थे, और आजकल जो चल रहा है जिसे कोविड-19 हम कह रहे हैं। तो ये जो सारे इन्फेक्शंस हैं, क्योंकि ये इन्फेक्शन के लिए जो जिम्मेदार वायरसेस हैं वो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं थ्रू नेजल कैविटी और बकल कैविटी, माउथ के द्वारा या नाक के द्वारा। तो जैसे ही ये हमारे नाक और मुंह से एंटर करके, और अगर ये हमारे लंग्स के अंदर जहाँ एल्वियोलीज जो है वहाँ तक अगर ये पहुँच जाते हैं, तो वहाँ जब इस वायरस का प्रोटीन अंदर जो होता है इसके, वो हमारे जो मुख्य फंक्शन है एल्वियोलीज का, जो गैसियस एक्सचेंज है, उसको हैम्पर कर सकता है। उसको हैम्पर इस तरह से कर सकता है कि वहाँ प्रेशर जो है वो चेंज कर देता है ये, और उस चेंज प्रेशर के कारण जितने भी प्रकार के वायरल इन्फेक्शंस हैं उन सब लगभग सभी में, चाहे वो निमोनिया हो, चाहे वो स्वाइन फ्लू हो, चाहे ये कोविड-19 हो, इन सब में प्रेशर चेंज होने के कारण जो हमारे एल्वियोलीज है उसमें एक फ्लूइड इकट्ठा होने लग जाता है, और उस फ्लूइड के इकट्ठे होने के कारण अब एल्वियोलीज में जो है वो एल्वियोलीज की जो जनरल फिजियोलॉजी है वो चेंज हो गई। तो डिसफंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया कि अब उसमें पानी भर गया, तो पानी भरने के कारण एल्वियोलीज का जो कार्य था कि उसमें हवा भरनी थी और हवा से गैसियस एक्सचेंज होना था ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का, वो गैसियस एक्सचेंज जो है वो अब उस फ्लूइड के कारण रुक गया है। तो हमें हमारी हाइपोक्सिया कंडीशन आ जाती है। हाइपोक्सिया कंडीशन मीन्स ऑक्सीजन की हमारे ब्लड में कमी आ जाती है, ऑक्सीजन कम हो जाता है। तो ये डिस्फंक्शंस है, ये भी एक प्रकार का डिस्फंक्शन है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का। और इसके अलावा भी जैसे हमारे लंग्स को जो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन दी हुई है उसमें इन्फेक्शन हो जाए, या किसी भी प्रकार का हमारे नेजल कैविटी में कोई जितने जैसे साइनसेस दिए हुए हैं वो हाइपर एक्टिव हो जाएं, या हमारा जो ट्रेकिया है जहां हमने सबसे पहले बात की थी, वहाँ जो है वो कई कारणों से वहाँ उपस्थित जो सीलिया है, वो सीलिया जो है वो मान लीजिए कि हाइपर एक्टिव हो जाएं, और जो सिक्रीशन ऑफ जो प्रोटीन है, जो एलर्जिक प्रोटीन जिनको हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल हिस्टामिन है, हिस्टामिन का सिक्रीशन अगर वो बढ़ा देते हैं तो उस कंडीशन में एलर्जिक कंडीशन बॉडी में पैदा हो जाती है, जिसे हम अस्थमा वगैरह कहते हैं। तो ये सारे टाइप के डिस्फंक्शंस जो हैं ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं। तो हमने सेकंड पार्ट के बारे में बात की कि रेस्पिरेटरी डिस्फंक्शंस जो हैं वो किस प्रकार क्या हैं, किन किन को हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं डिस्फंक्शंस के रूप में। और अब हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक शायद अभी मैसेज भी किया है कि योग और प्राणायाम जो है वो इसके ऊपर कैसे असर करेगा, कैसे वो उसका इम्पोर्टेंस है, वो हमारा ये नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट है, जो जिसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। और इन दोनों को बताने का भी उद्देश्य यही था कि हम जब बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ exercises through which we can improve our respiratory functions, तो उस समय आपको दोबारा वही फिजियोलॉजी बार बार बताने की आवश्यकता नहीं हो, डिस्फंक्शंस के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं हो, इसलिए हम चर्चा करेंगे। तो हम यहाँ एक होलिस्टिक अप्रोच के बारे में बात करेंगे, हम सिर्फ यौगिक क्रिया प्राणायाम के ही बारे में बात नहीं करेंगे
कि हम जो जितने भी प्रकार के रेस्पिरेटरी डिस्फंक्शंस हैं उनको काउंटर आउट कैसे कर सकते हैं, उनको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, इस बारे में हम पूर्ण चर्चा अभी हम करेंगे। तो शुरुआत हम करते हैं कि कारण से, कि ये जो रेस्पिरेटरी डिस्फंक्शंस हैं उनके मुख्य मुख्य कारणों के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला कारण जो आता है, जो कॉमन रेस्पिरेटरी डिस्फंक्शंस हैं, जिसमें हमारे जो ब्रीदिंग मसल्स हैं ये कमज़ोर हो गए, तो लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटीज़ जिसका मुख्य कारण हो गया। सेकंड जो कारण हो सकता है वो है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, जो प्रदूषण चारों तरफ है, धुआं वगैरह जो हमारे अंदर जा रहा है लंग्स में, उसके कारण हमारे ब्रोंक्योल्स या एल्वेली जो है वो इनकी जो वॉल्स हैं वो स्टिफ हो जाए, थोड़ी रिजिड हो जाए, उसके कारण से वो ना पूरा फैल सकते हैं ना पूरा सिकुड़ सकते हैं, जिनको जिससे होने वाले डिजीज, फॉर एग्जांपल ब्रोंकाइटिस है, एम्फेसेमा है आदि, एक ऐसी डिजीज पैदा हो सकती है दूसरे कारण से। थर्ड इम्पॉर्टेंट रीज़न हो सकता है जो स्टिमुलेशन ऑफ सीलिया या म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो एलर्जिक रिएक्शंस के लिए जिम्मेदार है। तो उसमें दो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स आते हैं। देखिए, पहला तो ये है कि कोई फिजिकल पार्टिकल्स हैं, जैसे जो भी पार्टिकल हमारे बॉडी में प्रवेश करता है उसके अपोजिट रिएक्शन करके, और कुछ एलर्जिक रिएक्शन बॉडी ऑटो इम्यून, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वही अपना काम जब थोड़ा हाइपर कर देता है तो उसके कारण प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं, फॉर एग्जांपल अस्थमा। और जो अगला पार्ट है, दैट इज ऑल्सो एन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वो है साइकोसोमेटिक स्ट्रेस। किसी भी प्रकार का तनाव जो है वो भी हमारे रेस्पिरेटरी डिस्फंक्शंस के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये जो चार चीज़ों की हमने चर्चा की है, इन चारों चीज़ों को हम किस प्रकार से हम अपना जो यौगिक लाइफ स्टाइल है इसको फॉलो करके इन चारों चीज़ों को हम काउंटर आउट कर सके, इन चारों चीज़ों से हम अपने आप को बचा सकते हैं, उस पर हम निदान के रूप में आज ट्रीटमेंट के रूप में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो हमने बात की थी वो है कि अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, ये नाक और वगैरह गले तक का जो इन्फेक्शन है, इन इन्फेक्शंस को हम किस प्रकार से इन इन्फेक्शन से बचें उसके बारे में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ हम पूछ रहे हैं उन सब का यही है कि हाउ कैन प्राणायाम बूस्ट अवर इम्यूनिटी। तो उसके बारे में भी हम खूब विस्तार से चर्चा करेंगे, प्राणायाम का इम्पैक्ट जो है वो कैसे होता है। तो सबसे पहले हम अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिस्फंक्शंस की बात करते हैं, हमारी नेजल कैविटी। तो उसके लिए देखिए, हमारे योग में प्रस्तुत षटकर्म जो है वो बेस्ट इसका ट्रीटमेंट है, या कह सकते हैं हम बहुत अच्छा उपाय है कि हम अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शन, रेस्पिरेटरी जो फंक्शंस हैं उनको ठीक रख सके, या जो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं उनसे अपने आप को बचा सके। तो सबसे बेस्ट इसमें जो है वो है नेति। जो नेति क्रिया है वो हमारी पूरी नेजल कैविटी के जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें अगर किसी भी प्रकार का इन्फ्लामेशन वगैरह है उसको ठीक कर देता है, और वहाँ उपस्थित जो भी एयर के साथ चीज़ें आई थी जो चिपकी हुई हैं उनको भी अपने साथ लेकर पूरे नेजल कैविटी की अच्छी तरह से सफाई कर देता है। इसके साथ साथ सेकंड जो क्रिया है जिसको कुंजल क्रिया कहते हैं, वो हमारे गले तक का, गले से लेके और पूरा पार्ट जो है वो उसको क्लीन करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जो जितने भी प्रकार के फ्लू संबंधित ये जो इन्फेक्शंस हैं वो देखिए, क्योंकि आप अगर वायरोलॉजी पढ़ेंगे तो इस वायरस में भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट यही है कि हर वायरस जो है वो फैट कवर से घिरा हुआ रहता है, वसा का एक ऊपर उसके ऊपर परत लगी हुई होती है। तो जो सलाइन वाटर है, नमक का पानी है, वो थोड़ा सा उसका टेम्परेचर गर्म है तो उसके कारण वो उसके साथ ही बहकर वापस बाहर निकल सकता है। तो इस प्रकार से हम अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो डिस्फंक्शन है उनसे लड़ने के लिए तो हम
जल नेति और कुंजल का उपयुक्त प्रयोग कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा है। और जैसे हमारी अगर आप सभी जानते हैं कि जो साइनसेस हैं अगर उनमें इन्फ्लामेशन है तो या वो हाइपर एक्टिव हैं तो ये सलाइन वाटर जो है वो उनको भी ठीक करने में हमारी मदद करता है। इसके अलावा जो गार्गल्स हैं गरम नमकीन पानी के, जो मूल रूप से चाहे आप नेति करें कुंजल करें उनका सिमिलर इफेक्ट है जो इफेक्ट हम गार्गल्स का लेते हैं सलाइन वाटर का, और मैं तो कहूँगा उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब आप कुंजल क्रिया कर रहे हैं तो आप वही गर्म सलाइन वाटर जो है वो आप अंदर लेके जा रहे हैं पेट तक, और जो एकदम लास्ट का जहाँ तक हम गार्गल्स में पानी नहीं पहुँचा पा रहे हैं वहाँ तक वो पानी पहुँच रहा है, और उसके बाद जब वापस वो पानी आ रहा है तो उसमें एसिडिक सब्सटेंस भी है जो इस प्रकार के जितने भी इन्फेक्शंस हैं उनसे लड़ने में बहुत अच्छी तरह से सक्षम है और वो अपने आप हमारे इन सारे इन्फेक्शंस को ख़त्म कर सकता है। अगला पार्ट पे हम चलते हैं। सेकंड पार्ट जो है वो है हमारा जो आसन है। आसन देखिए, हम सभी जानते हैं कि आसन जो है या योगिक क्रियाएं आप बोल दीजिए, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे मसल्स को मजबूत बनाने का काम करती हैं। हमारे मसल्स पे दोनों फंक्शन कर रही हैं। ये हमारी मसल्स को स्ट्रेंथन भी कर रही हैं, हमारी मसल्स को फ्लेक्सिबल भी बना रही हैं। तो जो भी आसन जो हमारे गले से संबंधित है, जो हमारे सीने से संबंधित है या इन पे जो इम्पैक्ट डाल रहे हों, वो सारे आसन जो हैं वो इस प्रकार के डिस्फंक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हम दो चीज़ों की चर्चा साथ करेंगे, एक है प्राणायाम और दूसरा है चैंटिंग ऑफ मंत्र या जो लंबा ध्वनि का प्रयोग है उसका। देखिए, जब हम प्राणायाम का प्रयोग करते हैं तो प्राणायाम का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट वो ये है कि प्राणायाम करने पर हम जो ये हमारी इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, तीनों प्रकार की जो हमारी ब्रीदिंग मसल्स हैं वो मूल रूप से इनवॉलेंट्री हैं, वो अपने आप ही अपना काम कर रही हैं, हमारा उस पर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं है। लेकिन जब हम प्राणायाम का प्रयोग करते हैं तो हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, धीरे 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 पहले हम लंबा श्वास लेते हैं, उसके बाद हम कुंभक करते हैं, कुंभक करने के बाद फिर हम एक्सेलेशन जो करते हैं वो भी धीरे 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 कर रहे हैं। और इसको करने से हमारे जो हमारे जो तीनों प्रकार की मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ जो है वो बहुत इंक्रीज हो जाती है, बहुत बढ़ जाती है। और सेकंड थिंग, जब हम डीप इनहेलेशन कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हम हमारे एल्वियोलस को पूरा हवा से भर रहे हैं, वो उनका पूरा फैला रहे हैं। और जब हम पूरा श्वास बाहर निकाल रहे हैं, डीप एक्सेलेशन कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में पूरी एल्वियोलस को हम खाली कर रहे हैं। सामान्य रूप से आप देख रहे होंगे कि हम जो हैं हमारे जो लंग्स हैं या हम कह दीजिए हमारे जो एल्वियोलस हैं उनका मोर देन 60% यूज नहीं कर पा रहे हैं। 60% से ज़्यादा हम उसको यूज नहीं कर पा रहे। यूज करने के कारण जो बहुत सारे वो सिकुड़े हुए ही रखे हुए पड़े, बहुत सिकुड़ चुके हैं और अब वो वर्क फंक्शन नहीं कर रहे हैं। जनरल लाइफ की अगर हम बात करें तो उस कंडीशन में जब हम डीप ब्रीदिंग या प्राणायाम का प्रयोग करते हैं, प्राणायाम बहुत प्रकार के हैं, हर की अलग अलग इंपॉर्टेंस है, मैं उसको अलग अलग डिफाइन कर दूंगा। तो सबसे पहले हम डीप ब्रीदिंग की बात करें तो जब हम बहुत लंबा श्वास भीतर ले रहे हैं और पूरा लंबा श्वास बाहर छोड़ रहे हैं, उसके साथ साथ कुंभक का भी प्रयोग कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में वो एल्वियोली जो अब तक हम सामान्य ब्रीदिंग प्रोसेस में काम में नहीं ले रहे थे, वो एल्वियोलीज भी यहाँ अब धीरे धीरे फ्लैटन होने के कारण और वापस सिकुड़ने के कारण अब वर्किंग कंडीशन में आ चुके हैं। तो हमारे को अब मोर देन 60% यूज लंग्स का जो है वो हमने इसके करना स्टार्ट कर दिया है, जिससे हमारी बॉडी में जो रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन है अगर उसकी पूर्ति नहीं हो रही है, ठीक है, यहाँ देखिए एक सिंपल सी बात है कि रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन डिपेंड अपॉन मेटाबॉलिज्म। ये नहीं है कि अगर आप लंबा श्वास लेंगे तो ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी, ये इससे संबंधित नहीं है। ये संबंध सिर्फ और सिर्फ हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म से है। अगर हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन बढ़ती है
तो ही तभी बॉडी एक्स्ट्रा जो ब्लड कैपिलरीज में लंग्स के द्वारा एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जाएगी। लेकिन अगर आपके लंग्स पूरे फ्लैटन नहीं हो पा रहे हैं, सारे एल्वेलीज आपके काम नहीं कर पा रहे हैं, तो बॉडी को जब एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी तब भी बॉडी के पास एक्स्ट्रा ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है। लेकिन जब हमने डीप ब्रीदिंग का उपयोग किया, लंबे श्वास का प्रयोग किया, तो उसमें जो एल्वियोलीज अभी हम काम में नहीं ले रहे थे, जब हमने उन एल्वियोलीज को भी काम में लेना स्टार्ट कर दिया, तो अब जब रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन बॉडी को थी लेकिन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन बॉडी के पास नहीं थी, तो हमने इस प्राणायाम के कारण अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन को बढ़ा दिया है। तो हमारी बॉडी में हाइपोक्सिया कंडीशन की जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कभी भी स्टार्ट नहीं होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट इसका जो बेनिफिट है वो है जो हम ये करते हैं, जिसको आप भस्त्रिका प्राणायाम जैसे प्राणायाम है, जो बहुत हम फोर्सफुली कर रहे हैं, जिसको हम झटके से श्वास को बाहर छोड़ रहे हैं। ये प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो रेजिडुअल एयर बचती है, ठीक है, जो हमारे एल्वियोलीज में थोड़ा थोड़ा जो हवा बच जाती है, उस रेजिडुअल एयर को बाहर निकालने में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भस्त्रिका प्राणायाम। बची हुई हवा को पूरा बाहर निकाल देता है ताकि अब उस एल्वियोलीज में फ्रेश एयर जा पाएगी जो ऑक्सीजन रिच एयर होगी। ठीक है, इसके बाद अगला बात करते हैं बेनिफिट डिफरेंस बिटवीन प्राणायाम एंड बंध ही पूछा होगा। प्राणायाम और बंध के बीच का बेनिफिशियल डिफरेंस पूछा है। पहले प्राणायाम की चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद बंध पे आएंगे, तब मैं बंध के भी इम्पैक्ट जो होते हैं वो बता दूंगा आपको। ठीक, अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो प्राणायाम की बात होगी। अब हम जब लंबी ध्वनियां कर रहे हैं किसी भी प्रकार की, तो एग्जैक्टली तो उनका भी इम्पैक्ट सेम वही आ रहा है जो इम्पैक्ट हम डीप ब्रीदिंग का ले रहे हैं। ठीक है, उसके साथ साथ देखिए एक और इम्पॉर्टेंट जो कहते हैं कि फिनोमिना जो है वो स्टार्ट हो जाता है कि हमारे बॉडी में हमारे जो मेडुला ओब्लोंगेटा है, हमारे ब्रेन का पार्ट, उसमें हायर रेस्पिरेटरी सेंटर्स पाए जाते हैं जो हमारी जो पूरी बॉडी को में जो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग हमारे श्वसन तंत्र को चलाने का काम करवा रहे हैं। अगर हम बात करें कि जब हम हमारी ब्रीदिंग मसल्स जो हैं उनको अगर हम बहुत ही लिमिटेड वे में यूज़ कर रहे हैं कि हम बहुत धीरे से उनको सिकोड़ा और फिर रोक दिया और फिर धीरे से फैलाया और उनको वहीं छोड़ दिया, तो उस कंडीशन में जो मैसेज ट्रिगर होगा मेडुला ओब्लोंगेटा में वही है कि एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो कम है, और ड्यू टू दैट मैसेज एक पैरासिम्पैथेटिक डोमिनेंस जिसको हम बोलते हैं वो बॉडी में क्रिएट होना शुरू हो जाता है। और बिल्कुल यही इम्पैक्ट जो है जो डीप ब्रीदिंग का, वही इम्पैक्ट जो है वो मेडिटेशन का भी आता है हमारे पूरी बॉडी में। जो पैरासिम्पैथेटिक डोमिनेंस है वो मेडिटेशन भी क्रिएट कर रहा है हमारी बॉडी में। ठीक है, इसके बाद जो बंध की बात आप कर रहे हैं कि प्राणायाम के बाद हम बात करते हैं बंध की, बंध का क्या इम्पैक्ट आएगा। और तो बंध में देखिए जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ा हुआ जो इम्पोर्टेंट बंध आप कह सकते हैं वो है उड्डयन बंध, क्योंकि उड्डयन बंध जो है वो हमारे डायफ्राम के लिए बहुत, डायफ्रामिक मसल जो है वो उसको पूरा जो है वो ऊपर की तरफ ले जाने का काम कर रहा है। जिस कंडीशन से क्या है कि जो लोअर साइड के, देखिए दो ही बड़े स्थान ऐसे होते हैं, एक तो लोअर साइड ऑफ आवर लॉब्स, जो लंग्स के लोब्स हैं उनकी निचला हिस्सा, और एक पीछे का जो हिस्सा जो बिल्कुल पीठ के पीछे की तरफ होता है, ये इन्हीं दो जगह होती है जहां के एल्वियोली जो है वो जनरल कंडीशन में सबसे कम काम करते हैं, या कह सकते हैं कि वो काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें जरूरत ही नहीं हो रही है, या वहां तक हवा पहुंच ही नहीं रही है, वहां से हवा बाहर नहीं निकल रही है। तो जो उड्डयन बंध है वो यहाँ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इस चीज में कि जो पेरिफेरल एल्वियोलीज आप बोल दीजिए, जो लास्ट एल्वियोलीज है एकदम एंड ऑफ द लंग लोब है,
तो वहाँ से जो रेजिडुअल एयर है उसको पूरा बाहर निकालने के लिए जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वो आपका उड़ान बंद करता है। ठीक है, तो ये दो फैक्टर्स के बारे में हमने। अब थर्ड फैक्टर जो है वो जिसको हम इम्पोर्टेंट फैक्टर बोलते हैं वो है हमारा साइकोसोमेटिक स्ट्रेस। तनाव जो है वो एक बहुत ही, हम कह सकते हैं कि हमारी पूरी फिजियोलॉजी को चेंज करने के लिए जो सबसे जिम्मेदार, हम कह सकते हैं कि स्टिमुलेशन है, वह है स्ट्रेस, तनाव है। जैसे ही व्यक्ति हाइपरटेंसिव होता है, तनाव अधिक होता है उस व्यक्ति के, उस कंडीशन में व्यक्ति का जो बॉडी का ससेप्टेबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन है, कि वो इन्फेक्शन होने का जो खतरा है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, तो उसके कारण हमें अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा तनाव में रहने वाले लोगों को बार बार सर्दी और खांसी जैसी प्रॉब्लम्स होती ही रहती हैं। और ये वैज्ञानिक रिसर्चेज में भी प्रूव हो चुका है कि जो तनाव है वो लेवल ऑफ जो एंटीऑक्सीडेंट है उसको कम करता है। ठीक है, हमारी बॉडी में जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं उनके लेवल को कम कर देता है, तो उसके कारण भी ससेप्टेबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन जो है बॉडी का वो बढ़ जाता है, और उस कारण से तनाव के कारण हमारे को बहुत सारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सेकेंड थिंग जो है, तनाव जो है वो हमारे ऑटो इम्यून सिस्टम को भी ट्रिगर करता है। ठीक है, स्ट्रेस के कारण हमारा जो एलर्जिक रिएक्शन है हमारे इम्यून सिस्टम का, वो हमारे बॉडी को बचाने का एक पार्ट है। हमारा जो एलर्जिक रिएक्शन है ये कोई रोग नहीं है, ये हमारे को फॉरेन ऑब्जेक्ट्स के संपर्क में आने पर जो बॉडी में या बॉडी के अंदर वो फॉरेन ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं तो उससे लड़ने की एक प्रक्रिया है एलर्जिक रिएक्शन। लेकिन तनाव के बढ़ जाने से, स्ट्रेस जब बढ़ जाता है तो उसके कारण ये जो प्रोसेस था या ये फिनोमिना था, जो हाइपर रिएक्टिविटी का जो फॉर्म एक्टिविटी का जो फिनोमिना था, वो फिनोमिना ट्रिगर हो जाता है और ऑटोमेटिक ही हमारे बॉडी में जो एलर्जिक प्रोटीन्स हैं उनका जो बनना है वो बढ़ जाता है। और मेजॉरिटी में आपने देखा होगा कि अस्थमा जो है वो, अस्थमा जैसे जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं वो तनाव से भी उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो ये लाइफ स्टाइल होगा। उसके अलावा जो हमारी बॉडी जो है उसमें दोनों प्रकार का रेस्ट चाहिए। देखिए, तनाव से अगर हमें मुक्ति चाहिए तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है तनाव से मुक्ति का वो है रेस्ट, मीन्स डीप स्लीप, और दूसरा जो पार्ट है वो है मेडिटेशन। ध्यान जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है तनाव को दूर करने के लिए, क्योंकि तनाव जो है वो सिंपल, आप ऐसे समझिए कि तनाव जो है वो एक विचारों की श्रृंखला है। एक विचार से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे चौथा, इस प्रकार से वो विचारों की जो श्रृंखला है वो लगातार चल रही है। और मेडिटेशन जो है वो एक ऐसा, हम कह सकते हैं एक ऐसा इंटरवेंशन है जो इस थॉट की जो चेन है उसको ब्रेक कर देता है, और उस थॉट की चेन को ब्रेक करने के कारण हमारी बॉडी जो है वो उस स्ट्रेस को कॉप अप कर जाती है, और उससे होने वाले जो रेस्पिरेटरी डिसफंक्शंस थे उनसे हमें निजात मिल सकती है। तो ये थोड़ा सा मैंने कोशिश की है कि किस प्रकार से जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं उनको योग और जो योगिक डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं उनके द्वारा हम अच्छा कर सकते हैं। और इसमें एक जो अभी जो कोविड वगैरह चल रहे हैं कोविड-19 जैसा इन्फेक्शन है, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे को जो पेरिफेरल एल्वियोलीज है उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करके रखना है, ताकि गलती से किसी को इसका इन्फेक्शन हो भी जाए तो उसके जो एल्वियोलीज है उसमें इतनी क्षमता हो कि वो बॉडी को हाइपोक्सिया कंडीशन में नहीं जाने दे। तो इसके लिए डीप ब्रीदिंग का अभ्यास जो है, बहुत लंबे सांस लेने और छोड़ने का अभ्यास है, वो आपको करते रहना है। और जो हम 3 टाइप की ब्रीथ करवाते हैं, चाहे वो क्लेविकुलर ब्रीदिंग हो, चाहे वो इंटरकोस्टल ब्रीदिंग हो या डायफ्रेमिक ब्रीदिंग हो, इन तीनों टाइप की ब्रीदिंग का अभ्यास जो है हमें लगातार करते रहना चाहिए।
इससे हमारा जो इन्फेक्शन हो भी जाए तो उसके जो ड्रॉबैक है, उसका उसका जो इस इन्फेक्शन में मौत का जो कारण है वो फ्लूइड का भरना। और अगर उस टेम्परेरी फेज जो 2-3 दिन का होता है, उस फेज में अगर हमारे को किसी भी प्रकार का ऑक्सीजन की बॉडी में कमी नहीं रहे तो हम इजीली इससे बाहर आ सकते हैं। हमारी बॉडी में इतना इम्यून पावर है कि हम लगभग 7-8 दिन में इससे बाहर आ जाते हैं। लेकिन अगर जिन व्यक्तियों का जो एल्वियोलीज जो है वो पूरे काम नहीं कर पाते, तो उस कंडीशन में क्या है कि वो वेंटिलेटर पे चले जाते हैं, जहां उनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इसलिए हमें बहुत लंबे श्वास प्रश्वास का अभ्यास लगातार करते रहना चाहिए। अब कोई 1-2 क्वेश्चन अगर आपके और हों तो आप ले सकते हैं। बाकी अगर कोई आपके क्वेश्चंस हो तो आप मैसेज डाल दीजिएगा, मैं आपके मैसेजेस का रिप्लाई आपको भेज दूंगा। आप सभी लोग जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे अधिक धन्यवाद कपिल जी का, जिन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो है वो सब लोगों के लिए प्रिपेयर किया प्रज्ञा योगा अलायंस के द्वारा, जिस प्लेटफॉर्म के कारण आज हम सब अपने अपनी जो जानकारियां हैं वो एक दूसरे से शेयर कर पा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए और यौगिक लाइफ स्टाइल का पालन करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।